हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी को हिमांशु मैम पर। आज की हमारी क्लास रहने वाली है एवीएस की थ्योरी की, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने जल संरक्षण के बारे में, जो कि आपका एवीएस में एक टॉपिक दिया गया है जल, और आपके एग्जाम में भी सिलेबस में भी ये टॉपिक है जल वाला। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो अच्छे तरीके से आप लोग क्लास को करिएगा और पूरी क्लास जरूर देखिएगा, और अगर ज़रूरत हो तो आप नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ से। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे जीवन के लिए या फिर जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, जितने भी जानवर हैं, जंतु हैं, सबके लिए इस पृथ्वी पर जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर जल नहीं होगा तो सब कुछ सूख जाएगा और क्या बंजर ही बंजर, यानी कि ऊसर ही ऊसर नजर आएगा, चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान बन जाएंगे जल के अभाव में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर लीजिए और एक बार अपने साथियों के पास में जरूर शेयर करिएगा। आज का हमारा टॉपिक है जल। लिखा है वर्षा जल संग्रहण टाँका आंगन में पक्का गड्ढा बनाकर किया जाता है। एक यहाँ पर विधि दी गई है जल संरक्षण की, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाँका बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में एक दो बार बन चुका है कि टाँका किस प्रकार की जल संरक्षण की विधि है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आंगन में एक पक्का गड्ढा खोद करके या फिर घर के बाहर इसको बनाया जाता है टाँका को। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पर टाँका, क्या लिखा है, टाँका एक प्रकार का छोटा ऊपर से ढका हुआ भूमिगत खड्डा होता है। पेयजल के लिए वर्षा जल संग्रहण हेतु किया जाता है। टाँका आवश्यकता व उद्देश्य विशेष के अनुसार कहीं पर भी बनाया जा सकता है। जिस स्थान का वर्षा जल टाँके में एकत्रित किया जाता है उसे पायतान या आगोर कहते हैं और उसे वर्ष भर साफ रखा जाता है। कहने का मतलब है, ये जो आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पे देखिए एक गड्ढा खोदने के बाद में इस प्रकार से इसको ढक दिया जाता है ऊपर से पक्का, और यहाँ से देखिए जितना भी पानी बरसात का एकत्र होता है वो इसके अंदर जाता रहता है। ये देखिए नाली सी बनी हुई है, यहाँ से जाने के बाद में इस गड्ढे के अंदर पानी चला जाता है, यहाँ पे पानी एकत्र हो जाता है और ऊपर से ढका होने के कारण गंदा भी नहीं होता है। इसका प्रयोग अधिकतर आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। जल संरक्षण की ये जो विधि है टाँका, इसका प्रयोग ज़्यादातर कहाँ होता है, ऐसे इलाकों में होता है जहाँ पर वर्षा कम होती है और पानी की मतलब कि थोड़ी सी दिक्कत होती है, वहाँ पर इस प्रकार से जल संरक्षण के साधनों का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ये जो टाँका विधि है ये किस प्रकार की होती है, इसमें गड्ढा बनाया जाता है जो कि ऊपर से ढका हुआ होता है। जल संरक्षण की बहुत ही उपयोगी विधि मानी जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि टाँका किस प्रकार से बनाया जाता है और इसका क्या उपयोग है हमारे जीवन में। आगे लिखा है यूट्रोफिकेशन। देखिए इसको क्या बोलते हैं और इसका क्या उपयोग है। यूट्रोफिकेशन के बारे में देखिए लिखा है जल में O2 की कमी से फलता है जलीय जीव मर जाते हैं। यूट्रोफिकेशन के कारण क्या होता है, जल में जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण जैसे कि मछली हैं या फिर जल में रहने वाले अन्य जीव हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाते हैं, जिसका कारण क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है। अब होता क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लिखा है यूट्रोफिकेशन शब्द ग्रीक शब्द यानी कि यूट्रोफोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है पोषित या समृद्ध। पर्यावरण के संदर्भ में यूट्रोफिकेशन को कृत्रिम या गैर कृत्रिम पदार्थ जैसे नर फास्फेट के अलावा उर्वरकों या सीवेज के माध्यम से एक ताज़े पानी की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह जल निकाय या फाइटोप्लैंक्टन के खिलने की प्राथमिक उत्पादकता में वृद्धि करता है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार के आप लोगों ने जल में देखे होंगे पौधे छोटे छोटे जो कैसे होते हैं, हरे हरे से होते हैं। ऐसा लगता है कि जल के ऊपर कोई परत सी बन गई है, उसमें ये क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, यानी कि उसकी वृद्धि करते हैं यूट्रोफिकेशन, और इतनी ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है यूट्रोफिकेशन अगर किसी जल में होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। लिखा है शैवाल प्रस्फुटन नदी झील जलधारा या महासागर जैसे जल निकायों को ढक लेते हैं। इतने ज़्यादा हो जाते हैं ये जो शैवाल होते हैं हरे हरे, क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जल की जो नदियाँ होती हैं या फिर जो तालाब होते हैं उनको पूरी तरीके से ऊपर से ढक लेते हैं। प्रकाश को पानी तक पहुँचने से रोकते हैं, जो जलीय पौधों को प्रकाश संश्लेषण से रोकता है। जल के अंदर ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनको क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन जब ये ऊपर से पूरा का पूरा ढक लेता है शैवाल, ये जो ग्रीन ग्रीन सा होता है, आपने देखा भी होगा अपने आसपास जहाँ पे पानी भरा होता है, तो समुद्र के अंदर ऐसे कुछ पौधे होते हैं जिनको प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो ये इसको रोक देता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रोकता है। और साथ साथ में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की कमी से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्री प्रजातियों का ह्रास होता है। जब जल के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो उसकी कमी से ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है जल के अंदर, जिसकी कमी से क्या होता है, जो हमारे जल में रहने वाले जंतु हैं, जानवर हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। जैसे कि ये देखिए मछली मरने के बाद ऊपर जहाँ पे ये मछली रह रही थी वहाँ का जो जल स्तर था उसके ऊपर पूरा शैवाल ने ढक लिया था, और यहाँ पर धूप और हवा कुछ भी नहीं जा पा रही थी जल के अंदर, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई थी जल में, जिस कारण ये मछली मर गई।
तो उम्मीद है दोनों पॉइंट आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। पहला था आपका ये टाँका वाला कि ये जल संरक्षण की एक विधि है टाँका, ये अधिकतर उन स्थानों में अपनाई जाती है जहाँ पर पानी की कमी होती है, जैसे कि राजस्थान हो गया। दूसरा है यूट्रोफिकेशन, जल में O2 की कमी कर देता है। कैसे कर देता है? ये अपनी शैवाल जो होते हैं ग्रीन वाले, हरे वाले, ये पानी के ऊपर अपनी एक परत बना लेते हैं, जिससे जो है प्रकाश पानी के अंदर नहीं जाने पाता है, और जो पानी के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं पौधे, वो क्रिया नहीं कर पाते, जिससे कि जल में ऑक्सीजन की कमी होती है और उनसे जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, तो चलिए चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। आगे लिखा है गंदे पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होती है। ये देखिए 2 नमूने हैं जल के, एक यहाँ पर ये है, इसको एक कांच के बर्तन में लिया गया, उसके बाद में सूक्ष्मदर्शी से जब देखने पर पता चलता है कि जल के अंदर कितने बैक्टीरिया होती हैं। ये देखिए गंदे पानी का नमूना है। यहाँ पे जो हम लोग पानी पीते भी हैं, कई बार कुओं का पानी पी लिया या फिर बाहर कहेंगे वहाँ का पानी पी लिया, तो आपको ये जो गंदे पानी में बैक्टीरिया होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। क्या होता है? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण हमें पेचिश जैसी बीमारी हो जाती है, दस्त आने लगते हैं और डायरिया बन सकता है अगर आपने गंदा पानी ज़्यादा पी लिया तो। तो आपको इस प्रकार से बैक्टीरिया गंदे पानी में देखने को मिलेंगे जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तब। तो उम्मीद है ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ होगा। गंदे पानी में कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया होता है, अगर हमने इस पानी को ज़्यादा पी लिया तो इसके कारण हमें डायरिया हो जाएगा, जिससे क्या होता है हमें उल्टी और दस्त आने शुरू हो जाते हैं। ये मतलब सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और सारे के सारे ये सब पॉइंट पूछे हुए हैं, इसीलिए हम आपको पढ़ा भी रहे हैं। आगे देखिए लिखा है भीम संघ कर्नाटक के होलगुंडी गांव की पंचायत का नाम है। क्या नाम है? भीमा संघ कर्नाटक के होलगुंडी गांव की पंचायत का नाम है, जिसमें बच्चों को भी शामिल किया जाता है। क्वेश्चन कई बार बन चुका है, क्योंकि अधिकतर पंचायतें ऐसी होती हैं जहाँ पर बच्चों को भाग नहीं दिया जाता है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी पंचायत है जहाँ पर बच्चों को भी सामूहिक रूप से शामिल किया जाता है पंचायत में। तो वो पंचायत का नाम है भीमा संघ, जो कि कर्नाटक के होलगुंडी गांव की पंचायत है। आप लोग इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। आगे लिखा है घड़सीसर नामक तालाब को 650 वर्ष पूर्व जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। ये जो आपके सामने तालाब है जैसलमेर का, इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था घड़सी ने। एक राजा थे घड़सी, कहाँ के? जैसलमेर के राजा थे घड़सी। इन्होंने बनवाया था 650 वर्ष पूर्व में। जैसलमेर में ये तालाब बना है, जिसका नाम है घड़सीसर तालाब। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा घड़सीसर तालाब कहाँ पर बना हुआ है और इसको किसने बनवाया था? तो आप लोग याद रखेंगे घड़सीसर तालाब जैसलमेर में बना है, इसको वहाँ के राजा घड़सी ने बनवाया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में। तो ये सारे के सारे पॉइंट याद करते हुए चलिए साथ साथ में। आगे देखिए लिखा है अलबरूनी नामक यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था। एक यात्री था जिसका नाम था अलबरूनी, जो कहाँ से भारत आया था? उज्बेकिस्तान से आया था भारत में। इसने देखिए क्या लिखा था, इसने लिखा तालाब के चबूतरे बड़े बड़े पत्थरों को से बनाए जाते हैं, इनके आसपास जो इनका मतलब किनारा होता है बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ होता है, और कई सारे कुंडों और सरियों को जोड़कर बनाए जाते थे। और इन तालाबों के आसपास अगर काफ़ी भीड़ भी हो जाती है तो भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि आने और जाने के जो रास्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। बाकी सारी जगह पर क्या था, बाकी कई जगहों पर ऐसा था कि तालाब के अंदर जाने के लिए और वहाँ से आने के लिए रास्ता एक ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे इसने क्या देखा, भारत में इसने देखा कि तालाब के अंदर जाने का रास्ता अलग है और वहाँ से पानी लेने के बाद में वापस आने का रास्ता अलग है। तो इसने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा कि जो भारत में तालाब बनाए गए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए हैं, और उसने पूरा जो व्याख्यान था अपनी पुस्तक में लिख दिया। तो ये क्या है? ये हमारे यहाँ की जल व्यवस्था के बारे में अलबरूनी की पुस्तक से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अलबरूनी की किताब से। आगे देखिए यहाँ पर पिक्चर लगी है अलबरूनी की, जो कि हमारे देश में कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। ये देखिए लिखा है 1973 में ये डाक टिकट जारी किया गया था हमारी सरकार के द्वारा, जब 1000वें जन्मदिवस पर भारत सरकार ने इसको जारी किया था। अलबरूनी का 1000वां जन्मदिवस था, तब भारत सरकार ने 1973 में इस डाक टिकट को जारी किया था। क्यों जारी किया था? क्योंकि भारत सरकार ने कहा कि जो इसकी पुस्तक है अलबरूनी की, उससे हमारे देश के इतिहास के जानने में काफ़ी मदद मिल रही है। देखिए इसकी पुस्तक में क्या लिखा था, एक दो चीज़ें हमने लगाई हुई यहाँ पर। इसने लिखा था अपनी पुस्तक में हमारे यहाँ का राजनीतिक जीवन था वो किस प्रकार का था, यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए लिखा था इसने हमारे यहाँ के राजनीतिक जीवन के बारे में। सारा भारत छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था, उनमें से कन्नौज, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर तथा बंगाल अधिक प्रसिद्ध थे। इसने अपनी पुस्तक में लिखा था हमारे यहाँ के राजनीति के बारे में। क्या लिखा था कि जो भारत था छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उनमें से जो प्रसिद्ध थे कन्नौज, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर तथा बंगाल, ये सब ज़्यादा प्रसिद्ध थे राज्य। आगे लिखा है इनमें राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये आपस में ईर्ष्या के कारण सदैव लड़ते रहते थे।
ये जो राज्य थे इनके अंदर क्या थे, राष्ट्रीय भावना बिल्कुल भी नहीं थी या फिर कमी थी। ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे ईर्ष्या के कारण कि हमारा राज्य कम ना हो जाए या फिर हमें अपना राज्य का विस्तार करना है, हमें अपना राज्य बढ़ाना है, इसलिए ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। ये था हमारे यहाँ का राजनीतिक जीवन। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट देखने को मिलता इसी की पुस्तक से, वो है न्याय व्यवस्था। हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी थी, देखिए लिखा है फौजदारी कानून नरम थे। जो हमारे यहाँ क्या फौजदारी कानून थे वो कैसे थे, नरम थे। आगे लिखा है ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, केवल बार बार अपराध करने वाले के ही हाथ पैर काट दिए जाते थे। हमारे यहाँ पे किस प्रकार का था फौजदारी कानून, बहुत ही नरम थे। जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण व्यक्ति है तो उसको मृत्युदंड नहीं दी जाती थी। अगर कोई ब्राह्मण बार बार अपराध करता है तो अंत में परेशान होकर के उसके लिए एक सजा बनाई गई थी कि उसके हाथ और पैर काट दिए जाते थे। ये थी हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था, जो कि अल-बरूनी के पुस्तक में हमें देखने को मिलती है। तो चलते हैं आगे। उम्मीद है ये दोनों चीज़ आप लोगों ने देख ली होगी कि इसकी पुस्तक में हमारे यहाँ राजनीतिक जीवन के बारे में इसने क्या लिखा था और न्याय व्यवस्था के बारे में क्या लिखा था। दोनों ही चीज़ हमने इसकी पुस्तक से लगाई है यहाँ पर, जो इसकी पुस्तक में लिखी हुई थी। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि भारत सरकार ने अल-बरूनी के 1000वें जन्मदिवस पर 1973 में डाक टिकट जारी किया था। क्वेश्चन बन सकता है। देखिए लिखा है उत्तराखंड में शादी के बाद नई दुल्हन झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है, जो एक रिवाज है। फिर तालाब के पास जाकर के, जल के पास जाकर के सिर झुकाती है, क्योंकि उनका मानना है कि जल से जुड़ी है ज़िंदगी, यानी कि जल ही जीवन है। उत्तराखंड में जब शादी होती है तो क्या होता है, वहाँ पर जब जोड़ा आता है वो घर जाने से पहले तालाब या झरने के पास जाकर के वो लोग सिर झुकाते हैं, और ऐसा मानना है उनका कि जो जल है उसी से हमारी ज़िंदगी है। तो ये बिल्कुल बात सही भी है। अगर जल है तो हम हैं, जल है तो कल है। इस प्रकार से आपको स्लोगन भी देखने को मिलते हैं। अगर जल ही नहीं होगा तो फिर कोई भी नहीं होगा। इसी चीज़ के ऊपर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर जल खत्म हो जाएगा तो पूरी दुनिया में रेगिस्तान हो जाएगा, सभी प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियाँ सब नष्ट हो जाएंगी। तो ये लोग क्या करते हैं, शादी के बाद में जल को सबसे पहले जाकर के अपना शीश झुकाते हैं जहाँ पे जल का स्रोत होता है, जैसे कि नदी है या फिर झरना है। तो इसीलिए लोग जाकर के शीश झुकाते हैं, क्योंकि जल से ही पूरी ज़िंदगी इनकी जुड़ी हुई है। या फिर हम लोगों की पूरी ज़िंदगी किससे जुड़ी है, जल से ही जुड़ी हुई, जल के ऊपर ही हम लोग निर्भर हैं। आगे देखते हैं, आगे लिखा है तरुण भारत संघ नामक संस्था ने दड़की माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गाँव में पानी की समस्या खत्म की। तरुण भारत संघ एक, इस संस्था ने क्या किया था, दड़की माई के प्रयास से मिलकर के इसने एक तालाब बनाया गाँव में, और पानी की जो समस्या थी उस गाँव की उसको समाप्त कर दिया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा या फिर बन चुका है अब तक एक बार, कि तरुण भारत संघ संस्था ने क्या किया। तो तरुण भारत संघ संस्था ने दड़की माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या को ख़त्म किया था। पानी की समस्या थी, काफ़ी दूर दूर लोगों को पानी भरने के लिए जाना पड़ता था और वहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे। तो इन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और गाँव के बगल में ही ज़मीन खाली पड़ी थी, वहाँ पर एक तालाब बनाया गया। जब बरसात हुई तो उसमें पानी एकत्र हो गया, जिससे क्या हुआ, इन गाँव वासियों की या फिर इन ग्राम वासियों की पानी की समस्या खत्म हो गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए लिखा है नींबू सादे पानी में डूबता है, नमकीन पानी में तैरता। जो नींबू होता है वो इसी जल में 2 से 3 चम्मच नमक को डाल दीजिए, उसके बाद में नींबू को डाल दीजिए, तो नींबू क्या करेगा, नमकीन पानी में तैरने लग जाएगा। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन बन सकता है कि नींबू होता है वो किस प्रकार के पानी में तैरता है, तो आप लोग उसको लिखेंगे कि जो नींबू होता है वो नमकीन पानी में तैरता है, जबकि जो सादा पानी होता है जो हम लोग पीते हैं उसमें डूब जाता है। आगे लिखा है जब पानी में नमक घोल दिया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जिस कारण उसमें नींबू डालने से वह तैरने लगता है। ये जो कारण है नमकीन पानी में नींबू तैरने का, वो कारण जो है नीचे लिखा हुआ है कि जब पानी में नमक घोल दिया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। इस कारण क्या है, नींबू पानी के ऊपर तैरने लगता है। आगे लिखा है अमृत सागर, ये आपका एनसीईआरटी बुक से लिया हमने है कटिंग। लिखा है वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन अमृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा अमृत सागर का। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा नमकीन सागर है। देखिए लिखा है इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक। कितना नमकीन है कि अगर आप इस जल का 1 लीटर पानी लेकर के आते हैं तो उसमें आपको 300 ग्राम तक नमक की मात्रा देखने को मिल जाएगी सिर्फ 1 लीटर पानी में। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे, बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि अमृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। ये जल जो है हमको अंदर नहीं ले जाता है, हम ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने अभी बात की थी कि नींबू क्या होता है, मीठे पानी में डूब जाता है, लेकिन जब खारा पानी होता है जिसमें हम नमक डालते हैं 3 से 4 चम्मच इसी गिलास में, उसके बाद में नींबू डालते हैं तो नींबू तैरने लगता है। बिल्कुल वही यहाँ पर होता है। ये जो अमृत सागर है, यहाँ पर जो हम नहाने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर ही तैरते रहते हैं, इसके पानी में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि इसके पानी का आयतन नमक होने के कारण बहुत ज़्यादा होता है, इसका आयतन बढ़ा हुआ है, तो हम इसके अंदर नहीं डूबते हैं और ऊपर ऊपर ही तैरते रहते हैं।
तो बहुत ही मज़े की बात है, ये आपका एनसीईआरटी बुक में टॉपिक दिया हुआ है मृत सागर के बारे में। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है कि 1 लीटर पानी में, जो मृत सागर है उसके 1 लीटर पानी में कितना नमक पाया जाता है? 2 से 3 ग्राम, 3 से 4 ग्राम या फिर 3 ग्राम। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि मृत सागर के 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक पाया जाता है। और क्या पूछता है, कई बार पूछता है कि मृत सागर में नहाने के लिए जाते हैं तो हम डूबते नहीं हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर नमक की मात्रा अधिक होती है, जिससे जल का आयतन बढ़ जाता है और इसीलिए हम नहीं डूबते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। आगे लिखा है नदी पर बांध बनाने से हानियाँ। देखिए, अगर आप जल का संरक्षण कर रहे हैं और जल संरक्षण करते हुए आप नदी पर बांध बना दे रहे हैं तो उससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। फ़ायदे तो सभी को पता है क्या क्या होते हैं, लेकिन हानियाँ भी होती हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उनमें हानि के बारे में बताया गया था। तो देखिए, पहली हानि होती है गाँव वालों का विस्थापन हो जाता है। मान लीजिए कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, 100 साल पुराना गाँव निवास करता है, वहाँ पर लोग रहते हैं गाँव बना करके। लेकिन जब बांध बनाया जाता है तो उसके आस-पास के गाँव खाली करवा लिया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, गाँव वालों का विस्थापन होता है, यानी उन्हें अपने गाँव को छोड़ करके जाना पड़ता है, जिससे उनको काफ़ी दुःख होता है। क्यों दुःख होता है कि जो है भावनाएँ उस गाँव से जुड़ी होती हैं, वहाँ की जो रास्ताएँ होते हैं, जो वहाँ के पेड़ होते हैं, खेत होते हैं, उनके साथ उनकी भावनाएँ जुड़ी होती हैं। तो पहला कारण तो यही हो गया हानि का कि गाँव वालों का विस्थापन करवाना पड़ता है जहाँ पे बांध बनाते हैं। दूसरा कारण है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या आती है क्योंकि जब बांध बनते हैं तो बहुत सारी ज़मीन आस-पास की ले ली जाती है, जिससे क्या होता है गाँव वालों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ जाता है। उनके खेत चले जाते हैं, उनका जो रोज़गार होता है कई सारे लोगों का खेत से, वो सब उनका चला जाता है। तीसरा कारण है पर्यावरण की समस्या। पर्यावरण की भी समस्या देखने को मिल जाती है कई बार जब वहाँ पर बांध बने होते हैं तो वन जीवन का विनाश, जो वहाँ के वन होते हैं उनके जीवन का विनाश हो जाता है बांध बनने से। नदी के ऊपर जब बांध बन जाएगा तो आस-पास पानी भर जाता है, तो वहाँ पर जो जीव-जंतु रहते हैं इस पानी में, तो वो सब क्या होते हैं, डूब-डूब के मर जाते हैं, या फिर वनस्पतियाँ होती हैं वन जीवन की, पेड़-पौधे होते हैं, वो सब सड़ जाते हैं, तो उनका विनाश हो जाता है। इसी से क्या होता है, उनका विनाश हो जाने से पर्यावरण की भी समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, जहाँ पर ये बांध बनाए जाते हैं। तो ये प्रमुख कारण दिए हैं, मतलब कि 4-5 कारण वहाँ पर दिए हुए थे आपकी बुक में। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि अगर किसी नदी पर बांध बनाया गया तो उससे क्या लाभ होगा। लाभ के बारे में अगर बात की जाए तो लाभ ये होते हैं कि जैसे कि ये देखिए बांध है, एक पिक्चर लगी हुई है, यहाँ पे खूब सारा पानी भरा है, तो नहरों में पानी छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है खेतों की सिंचाई होती है। और इसी पानी में टरबाइन लगा दी जाती है यहाँ पर हैं, जिससे क्या होता है लाइट भी बनाई जा सकती है। ये लाभ हैं जो हम आपको अभी बता रहे हैं। पहला हो गया एक बांध, एक तो लाभ हो गया सिंचाई करने में उपयोग में ली जा सकती है नहरें बना करके। दूसरा है टरबाइन लगा करके क्या कर सकते हैं, बिजली बनाई जा सकती है। तीसरा है यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो ये एक पर्यटन स्थल भी बन सकता है। तो इसी प्रकार से 3-4 आपको लाभ भी इसके पता चल गए और इसकी 3-4 हानियाँ भी आपको पता चल गईं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बांध वाला, क्योंकि ये जल संरक्षण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। आगे लिखा है बड़े बांध के नुकसान। जो बहुत बड़े-बड़े बांध होते हैं उनके भी क्या नुकसान होते हैं, देखिए। गाद बांध निर्माण से एक तालाब बन जाता है। देखिए, मान लीजिए कोई नदियाँ हैं, बांध बनते कहाँ पर हैं? बांध जो है नदी पर ही बनाए जाते हैं, जो जल बहता हुआ होता है उसको रोकते हैं जो बांध होते हैं। तो लिखा है कि जब बांध कोई बनाया जाता है तो जो नदियाँ होती हैं बहने वाली, वो कैसी बन जाती हैं, तालाब नुमा बन जाती हैं, उनमें पानी भरा रहता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एक तालाब है। दूसरा कारण है पानी की गुणवत्ता। बहाव बंद होने से पानी सड़ने लगता है, उसकी ताजगी खत्म हो जाती है। जब कोई पानी बहता है तो कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है और उसकी ताजगी हमेशा बरकरार रहती है। बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता, कभी भी सड़ता नहीं है। लेकिन जब बांध बनाया जाता है तो उस पानी में सड़न उत्पन्न होती है, वहाँ की वनस्पतियाँ सड़-सड़ के उसी में एकत्र होती रहती है। नीचे जीव-जंतु मर-मर के उनकी जो लाश होती हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाती हैं, फिर उनमें सड़न उत्पन्न होती है। धीरे-धीरे वो पानी कैसा होता है, बहुत ही गंदा हो जाता है, जिससे उसकी ताजगी खत्म हो जाती है। तीसरा कारण लिखा है मीथेन उत्सर्जन। बांध के जलाशयों में पत्ते, टहनियाँ और जानवर की लाशें नीचे जमती हैं और सड़ने लगती हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पर मीथेन गैस का उत्पादन बढ़ जाता है। तो ये सभी क्या हैं, बड़े बांध के नुकसान हैं। तो आप लोग उनको याद रखिएगा। फ़ायदे के साथ-साथ में काफ़ी नुकसान भी होते हैं, जिनके ऊपर हम लोगों की नज़र नहीं जाती है। तो जल संरक्षण करने का बांध एक मतलब उपाय है, इसके कई सारे नुकसान भी हमें दिखाए गए हैं। आगे लिखा है कुएँ सूखने की वजह। जो हमारे आजकल के कुएँ हैं वो काफ़ी आप लोग देखे होंगे, हर गाँव में आपको कुएँ देखने को मिल जाएँगे जिनका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, वो अब आजकल क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। वही जो कुएँ हैं वहाँ से आज से 10 साल या फिर 20 साल पहले, 30 साल पहले हम लोग क्या करते थे, जो हमारे पूर्वज थे वो लोग पानी निकाल के नहाते थे। उसी पानी का उपयोग पीने के लिए भी करते थे। तो कुआँ जो था जल संसाधन का सबसे अच्छा स्रोत था। आपके सामने एक कुआँ है और एक बावड़ी है। बावड़ी एक इस प्रकार से बनाई जाती थी, जहाँ पे गर्म इलाका होता है वहाँ पर इन बावड़ियों का निर्माण करते थे। लोग इसलिए करते थे कि यहाँ का जो पानी है भाप बन करके ना उड़े, जैसे कि रेगिस्तानी इलाका हो गया, वहाँ पे दोपहर में बहुत गर्मी होती है। अगर ये जल ऊपर मतलब रहेगा,
इस तल के पास में रहेगा तब तो गर्मी के कारण भाप बन के उड़ जाएगा। लेकिन जब वहाँ पे हल्की फुल्की बरसात होती है तो ये जो बावड़ी बनी है इसमें जीने बने होते हैं नीचे उतरने के लिए। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गहराई में जल एकत्र होता है कि ये गर्म होकर के भाप बन के ना उड़ने पाए बावड़ी, और इसको कहते हैं कुआँ। तो आप लोगों ने अंतर अब तक जान लिया होगा। कुआँ क्या होता है, इसमें बाल्टी से जल निकाला जाता है। ये देखिए एक बाल्टी है, घिर्री लगी हुई है, इसी से नीचे बाल्टी जाती है और पानी इसी से निकाला जाता है। जबकि बावड़ी क्या होती है, बावड़ी में आपको नीचे उतरना होता है, जीने बने होते हैं, आप पानी इसमें भर करके उसके बाद में ऊपर आएंगे तब लेकर के जाएंगे। बावड़ी की गहराई काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है। अब हम बात करेंगे कि कुएँ हमारे सूख क्यों रहे हैं, इसके प्रमुख कारण क्या हैं। जैसे कि लिखा है मोटर लगाकर पानी निकालना। आपने देखा है कि अब हर घर में मोटर लगे हैं। पहली बात तो हर घर में क्या बोरिंग हो गई, इसके बाद में मोटर लगे हैं, समरसेबुल हैं, टुल्लू पंप हैं, तो जिनसे पानी निकाला जाता है। तो अधिक गहराई से पानी खींच लेते हैं। जो हमारा कुआँ का वाटर लेवल है उससे कई गुना ज़्यादा इनका वाटर लेवल नीचे गिर चुका है, तो इसीलिए कुएँ हमारे सूख गए हैं। जो दूसरा ऑप्शन लिखा है तालाब का ना होना जिसमें पानी इकट्ठा होता था। दूसरा कारण है कुएँ के सूख जाने का कि अब हर जगह आपने देखा होगा कि तालाबों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। जितने भी तालाब थे या तो वहाँ पर खेत बन चुके हैं या तो फिर वहाँ पर अपने घर बना करके आवास में उनको तब्दील कर चुके हैं। तो जिससे क्या होता है, जो कुएँ हैं वो सूखने लग गए। क्यों सूखने लग गए? क्योंकि जब कुओं को पानी मिल नहीं रहा है, ना ही तालाब बचे हैं, ऊपर से जो मोटर हैं वो पानी को खींचते जा रहे हैं, तो इन कुओं का पानी धीरे-धीरे सूख गया और ये जो कुएँ हैं ये सब खराब हो गया। आगे लिखा है ज़मीन को सीमेंट से पक्का करना। इसके जो आस-पास की ज़मीन है, रास्ते बना रहे हैं, गलियाँ बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, सब कैसे बना रहे हैं? पक्के बना रहे हैं। जो गाँव में जो पानी है वो एकत्र होने नहीं पाता है। बरसात होती है, पक्की गलियाँ हैं, पक्के मकान हैं, तो पानी सब क्या होता है, बाहर की तरफ चला जाता है, जो भाप बन के धीरे-धीरे उड़ जाता है, वो ज़मीन के अंदर जाने नहीं पाता है। तो ये जो 3 प्रमुख कारण हैं कुआँ सूख जाने के, आप लोग उनको याद रखेंगे। पहला है मोटर लगाकर पानी निकालना, दूसरा है तालाब का ना होना जिसमें पानी इकट्ठा होता था, तीसरा है ज़मीन को सीमेंट से पक्का करना, जिससे जब बरसात होती है तो जो पानी बरसता है गाँवों में, वो पानी गाँव में सोख नहीं पाती है ज़मीन, वो क्या होता है, बह जाता है पूरा का पूरा और बाहर जाने के बाद में फिर वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। तो उम्मीद है ये दोनों पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। ये तीनों पॉइंट आपने अच्छी तरीके से समझ लिए। कुएँ के बारे में, बावड़ी के बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है बावड़ी से संबंधित। आगे लिखा है दिल्ली में जल की सप्लाई दिल्ली जल बोर्ड की है, पर लिखा होता है टैंकर के ऊपर कि जल ही जीवन है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि जो दिल्ली में सप्लाई होती है जल की, वो दिल्ली जल बोर्ड करता है। ये देखिए इस प्रकार से की जाती है दिल्ली में जल की सप्लाई। अब थोड़ी बहुत किल्लत कम हो गई है। ये जो फोटो है तो इसी प्रकार से आपको जब भी टैंकर आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप दिल्ली गए हैं और आपने देखा है तो बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इतनी ही मारामारी होती है पानी के लिए दिल्ली में जितनी यहाँ पे दिखाई गई है। हर आदमी अपना अपना पाइप जो है इस टैंकर के अंदर लगवा लेते हैं, फिर अपने अपने 10-10, 15-15 डब्बे लेके खड़े रहते हैं, फिर पानी भरते हैं। तो सेम टू सेम पिक है। इसी प्रकार से वहाँ पे समस्या होती है जल की। तो दिल्ली में जल की सप्लाई करता कौन है? दिल्ली में जल की सप्लाई करता है दिल्ली जल बोर्ड। यही क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली में पानी की सप्लाई कौन करता है? तो आप लोग याद रखेंगे दिल्ली जल बोर्ड करता है दिल्ली में जल की सप्लाई। आगे देखिए लिखा है पहाड़ों पर चश्मा पानी का प्रमुख स्रोत है। पहाड़ों पर पानी का स्रोत क्या है? चश्मा। चश्मा वो पहनने वाला चश्मा नहीं जो हम लोग पहनते हैं, इस प्रकार से बना होता है। ये चश्मा नहीं है, चश्मा ये जो बात की जा रही है, ये दो पहाड़, जैसे कि ये जो पहाड़ हैं इनके बीच की जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है यहाँ पे जो पानी एकत्र होता है इसको कहते हैं चश्मा। तो जब बरसात होती है जो पानी यहाँ पे गिरता है, ऊंचाई पर गिरता है, ये धीरे धीरे दोनों साइड से बह करके कहाँ आता है, बीच में एकत्र होता रहता है। यहाँ पे लोग रहते हैं, आसपास के जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले, वो लोग इसी जल का उपयोग करते हैं अपने पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए। ये जो यहाँ पे जमा होता है तो इसको क्या बोलते हैं ये लोग? इसको बोलते हैं कि चश्मा का जल, इसीलिए इसको बोला गया है चश्मा। इसका जो है प्रमुख स्रोत है, इसको बोलते हैं चश्मा। कहने का मतलब है कि दो पहाड़ों की बीच में जो ये जो ढाल होती है, यहाँ पे पानी आता रहता है, इकट्ठा हो जाता है, इसको बोलते हैं चश्मा। उम्मीद है सभी लोग समझ चुके होंगे। तो आप लोग याद रखेंगे कि पहाड़ों पर चश्मा जो है पानी का प्रमुख स्रोत है। हमारा पहनने वाला चश्मा नहीं है, ये चश्मा अलग ही है। दो पहाड़ों के बीच की ज़मीन, एक ये पहाड़, एक ये पहाड़, यहाँ पे जब पानी गिरेगा ऊंचाई पर तो कहाँ आता है, नीचे आता है और एकत्र हो जाता है। इसी का प्रयोग ये जो पहाड़वासी हैं करते हैं खाने पीने नहाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि पहाड़ों पर पानी एकत्र करने का या फिर पानी को संरक्षित करने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो चश्मा आप लोग याद रखेंगे। तो यहीं तक की थी हम लोगों की आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा ऐप मास्टर श्रद्धा लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस पीडीएफ के साथ साथ में बिल्कुल मुफ्त में जितने भी आपके पेपर हैं प्रीवियस ईयर वो मिलने वाले हैं, और आपको एनसीईआरटी की जो आपकी किताबें हैं वो भी फ्री में मिलेंगी। अगर जिन लोगों को आवश्यकता है नोट्स की तो 100 रुपये में नोट्स भी उपलब्ध हैं, आप ले सकते हैं हर सब्जेक्ट का। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों को अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने सभी साथियों के पास में
इसको ज़रूर शेयर कीजिए जिन लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप देखेंगे ईवीएस की थ्योरी के रूप में यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, 2 क्वेश्चन भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से अपने नोट्स बना रहे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। मिलेंगे आप लोगों को अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।